हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु की संरचना। मानव शुक्राणु की संरचना पढ़े हम। इससे पहले हमने इसके जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था कि मानव में जो शुक्राणु है या स्पर्म है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस अपन ने पढ़ा था। और आज हम उसे से नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो स्पर्म की जो शेप है यानी उसका जो आकार हमें दिखाई देता है, किस प्रकार का उसका आकार होता है। आकार जो होता है वो होता है स्पून लाइक, यानी स्पून के समान, चम्मच के समान संरचना दिखाई देती है। चमचाकार या स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। साथ ही साथ इसकी जो साइज होती है यानी कितना ये बड़ा होगा, साइज जो होती है वो 0.05 ml यानी 0.05 ml बोल सकते हैं, या फिर 50 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। साइज जो होगी वो कितनी होती है, 0.05 ml या 50 माइक्रोमीटर। इसके अलावा ये जो स्पर्म जो होता है वो मूवमेंट करता है, गति करता है। तो इसकी जो मूवमेंट है, जो गति है वो कितनी होती है, कैसी होती है, ये लगभग 4 mm पर मिनट की दर से गति करता है। यानी कि पर मिनट ये 4 mm जो है गति कर सकता है, इसकी जो गति है वो है। इसके अलावा इसका जो लाइफ स्पान है यानी कि इसकी जो जीवन अवधि है, लाइफ स्पान है वो क्या होगा, जीवन अवधि या लाइफ स्पान होता है इसका 24 आवर। यानी स्खलन के बाद जब जो सीमेन होता है, वीर्य होता है, उसका स्खलन कर दिया जाता है, उसके बाद ये कितने टाइम तक जीवित रहता है, 24 आवर तक। उसके बाद में बात करें प्रजनन, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सीमन में रहता है यानी कि वीर्य में पाया जाता है। और जो सीमन है वो क्या होता है, सीमन किसको बोलेंगे अपन, तो सेमिनल जो प्लाज्मा होता है, साथ ही साथ स्पर्म, दोनों को मिला करके ही हम क्या बोलते हैं, सीमन। तो सीमन में क्या होते हैं, स्पर्म। एक बार जब सीमन का स्खलन होता है तो उसमें कितने स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म की जो मात्रा है वो कितनी होती है, संख्या में कितने होते हैं। तो एक बार जब सीमन का जो स्खलन किया जाता है उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। हालांकि संख्या में ये अधिक होते हैं, जो मेल गेमिट हुए ये अधिक होते हैं, पर फीमेल गेमिट जो होता है एक बार में केवल एक ही ओवम विकसित होता है। लेकिन जो टोटल ये जितने भी ये स्खलित होते हैं उनमें से 60% जो है भाई नॉर्मल जो है फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसके लिए इनमें से 60% जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज वाले होने चाहिए, यानी सामान्य शेप और साइज वाले होने चाहिए। और 40% जो होते हैं वो फास्ट मोबिलिटी वाले होने चाहिए, यानी कि उसमें फास्ट गति होनी चाहिए, तेज गति करने वाले होने चाहिए। तो ये तो थी सामान्य जानकारी स्पर्म के बारे में कि जो स्पर्म होते हैं वो आकार में कैसे दिखाई देते हैं। तो स्पून लाइक होते हैं, चमचाकार होते हैं, उनका आकार लगभग कितना होता है, तो 50 माइक्रोमीटर तक होता है। लाइफ स्पान उनका कितना होता है, तो स्खलन के बाद ये 24 आवर तक जीवित रहते हैं। साथ ही साथ इसका मूवमेंट जो होता है, गति है वो कितनी होती है, तो 4 mm पर मिनट होती है। कहाँ पर होते हैं, ये सीमन में होते हैं। सीमन किससे मिलकर बना होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म से मिलकर बना होता है। और टोटल जो एक बार स्खलन किया जाता है सीमन का, उसमें टोटल 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या आवश्यकता होती है कि जो टोटल जो स्पर्म होते हैं उनमें से 60% कैसे होने चाहिए, शेप और साइज में सामान्य होने चाहिए, और 40% जो है वो फास्ट मोबिलिटी वाले होने चाहिए। उसके बाद में बात करें, ये तो सामान्य जानकारी थी। इसके बाद में अपन आ जाते हैं कि जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, उसकी संरचना अपन पढ़ते हैं अब। तो जो स्पर्म है या जो शुक्राणु है उसके स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को हम उसको 4 भाग में बांट देते हैं। यानी स्पर्म की संरचना में 4 भाग पाए जाते हैं। और वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे ऊपर सबसे पहले होता है हेड या शीर्ष जिसको हम कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो होता है नेक या जिसको हम ग्रीवा कह सकते हैं। तीसरा होगा मिडिल पीस या मध्यखंड। चौथा होता है टेल या पूंछ, यानी 4 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर का भाग, एक बार अपन डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे ऊपर का जो ये भाग है ये कहलाता है इसका शीर्ष या हेड। उसके बाद में हेड
और जो मिडिल पार्ट है ये वाला, यहाँ ये बीच वाला जो भाग होता है, दोनों को जोड़ने वाला भाग, वो कहलाता है ग्रीवा या नेक। उसके बाद में ये कहलाता है इसका मिडिल पार्ट, मिडिल पीस, मध्य खंड। और बाद सबसे लास्ट वाला जो पतला भाग होता है वो कहलाता है टेल या पूंछ। तो ये 4 भागों से मिलकर के ये जो स्पर्म है वो बना होता है। तो इन चारों पार्ट्स को हम अब 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हेड की। हेड जो होता है सबसे शीर्ष वाला भाग होता है, आगे वाला भाग होता है। और जो हेड है वो खुद भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। उसमें एक तो होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, और हेड में दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम सबसे शीर्ष पर जो टोपीनुमा भाग है, यहाँ पर जो टोपीनुमा भाग होता है वो तो कहलाता है एक्रोसोम। और एक्रोसोम के नीचे की ओर क्या होता है, हेड का जो दूसरा भाग है ये नीचे वाला, ये कहलाता है केंद्रक या न्यूक्लियस। जो केंद्रक होता है इसका, उस केंद्रक में क्या पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ रहता है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ रहता है। हालांकि अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो जब इसका निर्माण हो रहा होता है तो इसका जो केंद्रक होता है वो अपने में से अतिरिक्त जो केंद्रक द्रव्य और जो अतिरिक्त पदार्थ होते हैं उनको त्याग देता है और अपने आकार को छोटा कर लेता है। और उसमें केवल क्या बच जाता है, केवल और केवल उसमें अनुवांशिक पदार्थ रहता है जिसमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम जो है ये स्पर्म का शीर्ष पर स्थित एक टोपीनुमा भाग होता है। शीर्ष पर यानी न्यूक्लियस के ऊपर की ओर स्थित, शीर्ष में स्थित हेड वाले भाग में, सिर वाले भाग में सबसे ऊपर स्थित एक टोपीनुमा भाग होता है जिसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है इसमें स्पर्मेलाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। स्पर्मेलाइसिन एंजाइम इसमें होते हैं। स्पर्मेलाइसिन में भी 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, हाइल्यूरोनिडेज और एक्रोसिन। जो स्पर्मेलाइसिन इसमें एंजाइम पाए जाते हैं वो भी कौन से होते हैं, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम और एक्रोसिन एंजाइम। अब जो एंजाइम जो इसमें पाए जाते हैं, इन एंजाइम्स का वर्क क्या होता है, ये क्या करते हैं, जब स्पर्म गति करता हुआ एग के पास पहुंचता है तो एग की जो मेम्ब्रेन होती है यानी अंडे की, ओवम की जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को तोड़ करके उसके अंदर प्रवेश करने में ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं। यानी कि जो एग की बाहर की जो भित्ति होती है वो इजीली नहीं टूटती है, उसके अंदर जो स्पर्म है वो प्रवेश नहीं कर पाता। पर जैसे ही स्पर्म जा करके एग को टच करता है तो एक्रोसोम वाला जो भाग होता है वहां से जो स्पर्मेलाइसिन एंजाइम होते हैं ये स्रावित किए जाते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, जो एग की झिल्ली होती है उसको तोड़ देते हैं, उसको गला देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो एग के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो एग के अंदर प्रवेश करने में, एग मेम्ब्रेन को तोड़ने में कौन हेल्प करता है, स्पर्मेलाइसिन एंजाइम। और ये कहाँ पर स्थित होता है, एक्रोसोम में। और ये भी कौन कौन से इसमें, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम और एक्रोसिन एंजाइम। साथ ही साथ अपन बात करें एक्रोसोम की, तो एक्रोसोम का जो निर्माण है वो होता है गोल्जी काय से। एक्रोसोम किससे बनता है, गोल्जी काय से बनता है। तो ये तो था एक्रोसोम और दूसरा भाग न्यूक्लियस, और दोनों को सम्मिलित कर दे तो हम क्या कहते हैं, हेड या शीर्ष। यानी कि शुक्राणु का सबसे पहला जो पार्ट जिसको हम हेड या शीर्ष कहते हैं वो 2 भागों से मिलकर बना था, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए या प्रोटीन होती है। और एक्रोसोम में क्या होते हैं, स्पर्मेलाइसिन एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की भित्ति को गलाने में सहायक होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन जो शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो होता है, उसका जो सेकंड जो पार्ट होता है, दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता है ग्रीवा या नेक। ग्रीवा या नेक जो दूसरा पार्ट है ये मध्य खंड यानी मिडिल पीस, मध्य खंड जो है ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को मध्य खंड, और जो हेड वाला पार्ट है ये, इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, ग्रीवा या नेक। नेक या ग्रीवा क्या करती है, मध्य खंड और शीर्ष को जोड़ने का कार्य करती है। दोनों के मध्य में स्थित होता है ये भाग। और ये जो ग्रीवा या नेक होती है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें 2 तारक केंद्रक पाए जाते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। और दोनों तारक केंद्रक क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। यानी कि नेक वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, 2 तारक केंद्रक होते हैं, और दोनों तारक केंद्र क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे स्थित होते हैं। यानी एक तारक केंद्र पर दूसरा कैसे होगा, 90 डिग्री पे होगा, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। और जो ये 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, इन दोनों सेंट्रियोल्स का क्या नाम होगा,
एक तो होता है समीपस्थ तारक केंद्रक और दूसरा होता है दूरस्थ तारक केंद्रक। एक क्या कहलाएगा, समीपस्थ, और दूसरा क्या कहलाएगा, दूरस्थ तारक केंद्रक। अब जो दोनों ये तारक केंद्रक होते हैं, इनका रोल क्या होता है। जो समीपस्थ तारक केंद्रक होता है, ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में जो एम्ब्रियो बनता है, तो उस एम्ब्रियो बनने के लिए जो क्लीवेज होता है, यानी विदलन जो होता है, विदलन किसकी वजह से होता है, इस समीपस्थ तारक केंद्र की वजह से। तो ये तो विदलन में सहायक होता है। विदलन में सहायक होने का मतलब है कि एम्ब्रियो के विदलन के लिए बाद में ये वर्क करेगा। जब जो स्पर्म है ये ओवम में प्रवेश करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उस दौरान क्या होता है, एक्ट्रोसोम से होते हुए जो समीपस्थ तारक केंद्रक है वो भी किस में चला जाता है, ओवम में चला जाता है। और ओवम में क्या होता है, ये ओवम में फिर फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जब उसमें विदलन होता है तो उसमें हेल्प करता है। तो ये तो हो गया समीपस्थ तारक केंद्रक का वर्क। उसके बाद में दूसरा जो होता है दूरस्थ तारक केंद्रक। दूरस्थ तारक केंद्रक जो होता है ये अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। एक्सियल जो फाइबर है उसका निर्माण करता है। अक्षीय तंतु जो कि यहाँ से लेकर के पूंछ वाले भाग तक होता है, यानी कि ग्रीवा वाले भाग से शुरू होकर के मध्य खंड से होता हुआ पूंछ के अंतिम भाग तक, यानी कि शुक्राणु के अंतिम भाग तक पाया जाता है। सिर्फ शीर्ष वाले भाग को छोड़ दे तो शेष सारे भाग में क्या पाया जाता है, अक्षीय तंतु पाया जाता है। और ये अक्षीय तंतु का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है दूरस्थ तारक केंद्रक के द्वारा। तो ये था दूसरा भाग, नेकिया ग्रीवा। नेकिया ग्रीवा में क्या थे, दो तारक केंद्रक थे, समीपस्थ और दूरस्थ। समीपस्थ क्या करता है, विदलन में सहायक होता है, और दूरस्थ अक्षीय तंतु का निर्माण करता है जो कि मध्य खंड और पूंछ वाले भाग में स्थित होता है। अब अपन तारक जो स्पर्म है, स्पर्म का जो तीसरा पार्ट है उसकी बात करें। तीसरा जो पार्ट है वो है मध्य खंड, यानी मिडिल पीस। मिडिल पीस या जो मध्य खंड है ये पूंछ और ग्रीवा के मध्य का भाग होता है, पतला लंबा भाग होता है। और इस भाग में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है, क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है, इसमें एक तो होता है अक्षीय तंतु। क्या होता है इसमें, एक तो एक्सियल फाइबर होता है, यानी अक्षीय तंतु होता है। अक्षीय तंतु कौन सा, वही जो दूरस्थ तारक केंद्रक के द्वारा बनता है। तो एक तो क्या पाया जाता है, अक्षीय तंतु पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें और क्या होता है, साइटोप्लाज्म की परत पाई जाती है। अपन ने बात की थी कि जो स्पर्म है वो क्या करता है, छोटा होता है अपने आकार में, पतला लंबा हो जाता है, सकरा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये अपनी सेल में से अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को, अतिरिक्त पदार्थों को त्याग करके अपने आकार को छोटा करता है। तो उस दौरान ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को भी त्याग देता है, लेकिन एक छोटी सी परत के रूप में, बहुत ही पतली सी परत के रूप में जो साइटोप्लाज्म है वो मिडिल पीस वाले भाग में, यानी मध्य खंड वाले भाग में बचा हुआ रह जाता है। तो मध्य खंड वाले भाग में जो कोशिका द्रव्य की, साइटोप्लाज्म की जो एक पतली परत पाई जाती है उसको कहा जाता है मैनचेट। तो मैनचेट भी किस में पाया जाता है, मध्य खंड में। क्या होता है मैनचेट, मैनचेट होता है साइटोप्लाज्म की एक पतली परत जो मध्य खंड वाले भाग में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, मैनचेट कहते हैं। उसके बाद में है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जो मध्य खंड वाला भाग है इसमें कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एक वलय के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं कि एक वलय जैसी संरचना दिखाई देती है। ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रियाज है, वो एक वलय के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मध्य खंड में जो वलय रूपी संरचना बनती है, जो वलय बनती है उसको कहा जाता है निबेन कर्ण आच्छद। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनी हुई जो वलय होती है वो क्या कहलाती है, निबेन कर्ण आच्छद। और जो निबेन कर्ण आच्छद बनती है माइटोकॉन्ड्रिया से, इन माइटोकॉन्ड्रियाज का वर्क क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियाज क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और वो ऊर्जा कहाँ यूज होती है, जो माइटोकॉन्ड्रियाज है उनके द्वारा जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा स्पर्म को गति कराने में सहायक होती है। यानी कि शुक्राणु की गति में कौन सहायक है, गति में माइटोकॉन्ड्रिया सहायक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है जो है क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्पादन करेंगे जिससे कि शुक्राणु गति कर पाएगा।
तो ये था मध्यखंड। मध्यखंड में क्या क्या थी, एक तो अक्षीय तंतु होता है जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, दूरस्थ तार केंद्र के द्वारा होता है, और ये कहाँ तक होता है, ये पूंछ वाले भाग तक स्थित होता है। इसके अलावा इसमें एक साइटोप्लाज्म की परत पाई जाती है जिसको हम मेंचेट कहते हैं। साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं जो वलय के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, और इस वलय रूपी संरचना को निबेन कर्ण शीथ या निबेन कर्ण जो है आच्छादित कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्पर्म की गति में सहायक होते हैं। उसके बाद में चौथा जो भाग होता है इसका स्पर्म का यानी शुक्राणु का जो चौथा पार्ट है वो होता है पूंछ या टेल। सबसे अंतिम जो पार्ट होता है पतला लंबा भाग वो क्या कहलाता है, पूंछ। और जो पूंछ है उसमें भी क्या पाया जाता है, पूंछ में भी अक्षीय तंतु पाया जाता है। इसके अलावा जो पूंछ है उसका वर्क क्या होता है स्पर्म में, पूंछ जो है स्पर्म को टेल जो है गतिशील बनाती है, ये उसको जो है गति करने में सहायता करती है। जब ये टेस्टिस में बनते हैं उसके बाद में जो है गति करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, जो शुक्रवाहिनी है उससे होते हुए शुक्राशय, और उसके बाद में ये आकर के कहाँ पहुँचते हैं, शुक्राशय मूत्राशय से होते हुए स्खलन होता है इनका, और फिर योनि में प्रवेश करते हैं जहाँ से ये योनि से गर्भाशय में होते हुए अंडवाहिनी तक पहुँचते। और यहाँ तक का जो इनका मार्ग है, इस मार्ग में जब ये गति करते रहते हैं तो उस गति में हेल्प कौन करता है, गतिशील कौन बनाता है, पूंछ। और पूंछ के पास में गति करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो पूंछ क्या करती है, स्पर्म को गतिशील बनाती है, इसी कारण इसको स्पोरोजोआ भी कहा जाता है। हालांकि जरूरी नहीं कि ये तो मानव के स्पर्म में होता है, सभी स्पर्म में जरूरी नहीं कि पूंछ हो ही। जैसे कि एस्केरिस जो होता है, आपको याद है जो एस्केरिस होता है, एस्केरिस में जो स्पर्म होता है वो पूंछ रहित होता है, टेल लेस होता है, उसके पास पूंछ नहीं होती है। और ऐसा जो स्पर्म होता है उसको कहा जाता है अमीबोइड स्पर्म, यानी अमीबीय स्पर्म कहा जाता है उसको। जबकि मानव का है वो क्या कहलाता है, स्पोरोजोआ, इसमें पूंछ होती है जिसकी सहायता से वो गति कर सकता है। तो ये थे स्पर्म के 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। इसके अलावा अपन बात करें इन चारों भागों के ऊपर चारों तरफ से स्पर्म को घेरे हुए एक पतली झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। स्पर्म पर चारों ओर क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है जो चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। तो आज के वीडियो में अपन ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी मानव शुक्राणु की संरचना अपन ने पढ़ी। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।